हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। वेलकम बैक टू चैनल। स्वागत है आपका आज के सेशन में, जहाँ पर हम स्टार्ट कर रहे हैं एक और नया चैप्टर। यहाँ एरियाज रिलेटेड टू सर्कल, चैप्टर नंबर 11 है ये। देख रहे हो कितने करीब आ गए हैं? 12, 13, 14 ऐसे दिख रहा है मुझे यहाँ से। बस इसके बाद वो 12, इसके बाद 13, फिर 14 से चैप्टर खत्म। फिर स्टार्ट होगा वन शॉट। एक दिन में एक चैप्टर खत्म, एक दिन में एक चैप्टर खत्म, बस ऐसे रिविजन चलते रहेगा। और वो आपका फाइनल रिविजन होगा एक बार, है ना? एक बार आपने वो कंप्लीट कर लिया, है ना? उसके बाद आप फुल्ली प्रिपेयर्ड हो। अब आपको फिर एन मैथ्स के एग्जाम के लिए कोई एनसीईआरटी वगैरह दोबारा नहीं उठानी पड़ेगी। तो आप एग्जाम देने डायरेक्टली बैठ सकते हो, ठीक है? सारे फॉर्मूले वगैरह, थ्योरम वगैरह, ए टू जेड चीजें मैं आपको रिवाइज करा दूंगा। चलो, तो फटाफट से पेन कॉपी और एनसीईआरटी अपने साथ में लेकर बैठे, क्योंकि हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर, और चैप्टर में लिखाएंगे बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और डेरिवेशंस भी। चलो, तो हमारे पास है इंट्रोडक्शन सर। तो इंट्रोडक्शन क्या है सर? एरिया रिलेटेड टू सर्कल में मैं आपको पहले बता दूं, आप 9th क्लास में जो चीजें पढ़ के आए हो ना, एक बार देख लो, ठीक है? आपने पढ़ा है ये सर्कल होता है, ठीक है? अब इससे पहले बचपन में आप और भी पढ़ चुके हो सर। सर्कल के अंदर बीच में एक बिंदु होता है। बिंदु बिंदु यानी सर पॉइंट। उस पॉइंट को सर जी सेंटर ऑफ सर्कल कहते हैं। बिल्कुल सही बात है। इसको मैंने कह दिया पी। तो आप देख पाओ कि ये रेडियस है। ये क्या है इसका? रेडियस। अच्छा, तो इसके बेसिस पे हमने दो फॉर्मूले पढ़े थे। कौन कौन से फॉर्मूले पढ़े थे सर? पहला हमने पढ़ा था एरिया ऑफ सर्कल। सो एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है सर? हमने पढ़ा था एरिया ऑफ सर्कल होता है आपका पाई आर स्क्वायर। और एक आपने पढ़ा था सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। तो सर ये क्या होता है? सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। ये होता है सर आपका 2 पाई आर। अच्छा, और कुछ काम की बात है जो आपको इसमें आनी चाहिए। क्या क्या आना चाहिए सर आपको? आपको पता होना चाहिए ना कि पाई की जो वैल्यू होती है, ठीक है? पाई की वैल्यूज के बारे में आपको अंदाजा होना चाहिए कि आपका जो पाई होता है वो पाई की वैल्यू होती है 22/7। या फिर इसमें आपको यूज करना होगा 3.14। ये दो वैल्यूज आप इस्तेमाल कर सकते हो। अच्छा, पाई की एक और वैल्यू होती है, ठीक है? पाई की एक और वैल्यू होती है। तो चलो, अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि पाई की कितनी वैल्यूज है, तो आपने पाई की जो वैल्यूज पढ़ी होगी, आपने पढ़ा होगा 22/7 और एक पढ़ा होगा आपने 3.14। पाई की एक और वैल्यू होती है, लेकिन हम इसे यूज नहीं करते। क्यों यूज नहीं करते सर? यूज ना करने के पीछे कारण ये है कि ये नंबर बहुत बड़ा हो जाता है ना? तो ए देखिए, पाई की एक वैल्यू ये भी होती है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, और सर, और कौन सी पाई की वैल्यू होती है? पाई की वैल्यू होती है 355/113। आप इसको देखना, डिवाइड करना, ये 3.14 अप्रोक्सीमेटली आएगा। अच्छा, तो सर 22/7 सही है कि ये सही है? ये ज्यादा एक्यूरेट है। ज्यादा एक्यूरेट क्यों होता है सर? क्योंकि ये जो 22/7, जब आप इसको डिवाइड करोगे, तो स्टार्टिंग के 2 डिजिट मैच करता है। पॉइंट के बाद 2 डिजिट मैच करेगा ना, 2 डेसिमल प्लेस पर। जैसे 3.14 पाई की स्टार्टिंग आ रहा है, 22/7 को अगर आप डिवाइड करोगे तो भी 3.14 आएगा। लेकिन उसके बाद उनके डिजिट में वेरिएशन आ जाता है। पाई की वैल्यू अलग हो जाती है सेकंड डेसिमल प्लेस के बाद, और 22/7 वैल्यू अलग हो जाती है। लेकिन जो 355/113 है, अगर आप इसको डिवाइड करोगे, तो डेसिमल प्लेस के बाद 5 डिजिट पाई से एग्जैक्ट मैच करेंगे। तो ज्यादा एक्यूरेट और ज्यादा करेक्ट वैल्यू ये है। बट बात यह ना कि इसका टेबल इतना भारी पड़ जाएगा कि हम यूज नहीं करें। ध्यान रखें, ठीक है? यहाँ पे भी हम 10th क्लास में यूज नहीं करेंगे ना, बस जानकारी के लिए आपको बता दी। ओके सर, डन सर, आपने बता दिया, लिख लिया सर। आगे बताओ क्या करना है। अब आगे आगे मैं आपको कराऊंगा कुछ सवाल, गिने चुने कुछ क्वेश्चंस करा दूंगा मैं आपको। तो चलो फटाफट से एक लाइन बना दो सुंदर सी। तो हमने यहाँ पे बना दी एक लाइन। ये हो गई हमारी एक लाइन। अब आपको और क्या क्या पढ़ना है सर? अब आपको और पढ़ना है। आपको याद होगा, आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में ही सेक्टर वगैरह के बारे में पढ़ा होगा सर। सेक्टर क्या होता है, ठीक है? तो मैं आपको कुछ पार्ट्स बता देता हूँ। सेक्टर आपने पढ़ा होगा। तो जब भी एक सर्कल को हम रेडियस, है ना, 2 रेडियस बना के सर्कल के सेक्शंस कर दे, 2 पार्ट में डिवाइड कर दे। हमने बना दिया यहाँ पे एक रेडियस, ठीक? और ऐसा ही एक रेडियस में और बना दूं यहाँ पे, ठीक है? तो आप देख पाओ कि सर्कल 2 हिस्से में डिवाइड हो गया, ठीक है? एक इसका मेजर पार्ट और एक इसका माइनर पार्ट है। तो 9th क्लास में ही आपको टीचर ने बताया होगा कि ये जो मेजर, इसका जो छोटा वाला पार्ट है ना, इसे हम सेक्टर कहते हैं, लेकिन माइनर सेक्टर कहते हैं। डन, माइनर सेक्टर। और ये जो पार्ट है इसे हम कहते हैं मेजर सेक्टर। जी सर, इतना तो पता था, इतना हमें पता था। अब जरा ध्यान से देखना, ये रेडियस है, ये रेडियस है, बीच में एक एंगल बन जाएगा। ये आपका ओ हो गया, ये आपका ए हो गया, ये हो गया आपका बी, ठीक? ये आपका माइनर सेक्टर, ये आपका मेजर सेक्टर। जरा ध्यान से सोचना, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, अगर मैं मेजर सेक्टर
प्लस 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 कर दूंगा माइनस सेक्टर, तो मुझे क्या मिलेगा? अगर मैं मेजर और माइनर दोनों को ऐड कर देता हूँ तो मुझे कुल मिला जुला के मिल जाएगा, क्या मिलेगा सर? हमें मिल जाएगा एरिया ऑफ सर्कल, क्योंकि भाई इनको अगर मैं जॉइंट करूँ तो पूरा सर्कल बन गया ना, फिर आ जाएगा आपका एरिया ऑफ सर्कल। ध्यान रखना, ठीक, ये काम की बात। अब इसके अलावा सर आपने और क्या पढ़ा था नाइन्थ क्लास में? नाइन्थ क्लास में आपने ये भी देखा था, ठीक है, कि ये जो पार्ट है ना ये, ठीक है, इसको हम आर्क कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्क। तो इसे एनसीईआरटी में एल से नोट किया जाता है, एंड एल स्टैंड्स फॉर लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क। अच्छा, कौन सा आर्क सर? ये माइनर आर्क है, माइनर आर्क, ध्यान रखना है, क्योंकि ये छोटा आर्क है ना। अच्छा, तो इसके बिहाफ में ये वाला जो आर्क है, ठीक है, ये तो इसके बड़ा हो जाएगा, ठीक है, तो इसे क्या बोलेंगे सर? इसे बोलते हैं अपन मेजर आर्क, ये भी ध्यान रखना। तो ये जो अपर पार्ट है इसे हम बोलेंगे मेजर आर्क। सब रिकॉल कर रहा हूँ, रिकॉल जो जो आपने पढ़ा अभी तक वो हम देख रहे हैं, मेजर आर्क को जरा। ओके सर, ये क्लियर हो गया। अब इसके बाद आपने पढ़ा होगा सेगमेंट के बारे में। किसके बारे में पढ़ा होगा? सेगमेंट। अच्छा, सेगमेंट कैसे होता है तो वो बता देता हूँ मैं आपको। अब 10th क्लास में आप पढ़ोगे इनका एरिया निकालने के बारे में, कैसे हम इसका एरिया निकालेंगे बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है। तो सेगमेंट क्या पढ़ा था सर हमने? हमने देखा था कि अगर एक सर्कल में मैं कॉर्ड बना दूं, तो कॉर्ड बनाने से होता है कि सर्कल के दो पार्ट के इसमें दो सेक्शन बन जा रहे हैं, एक उसका अपर पार्ट और एक लोअर पार्ट। अच्छा, तो जो इसमें ग्रेटर पार्ट था, अगेन इसे हम मेजर कहते हैं, मेजर, लेकिन मेजर सेगमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? मेजर सेगमेंट। और नीचे वाले को बबुआ कहते हैं माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट। ये आपने अभी तक पढ़ लिया है, ठीक है। अगेन इसमें सिंपल लॉजिक भी है ना, माइनर आर्क मेजर आर्क इसके ऊपर वाले को आपस से कह सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ तक अगर ये सारी बातें आपको समझ में आती है तो हम इससे थोड़ा बहुत आगे अभी जा सकता है, ठीक है। तो पहले एक सवाल करते हैं बेसिक सा, जो आपके एनसीईआरटी में आता है और एग्जाम में भी आता है, ठीक है। बेसिक क्वेश्चन जो इस फॉर्मूले पे बेस्ड है, इस पे और इस पे बेस्ड है, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आइए देखते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन ये है, इफ सर्कमफेरेंस एंड एरिया ऑफ सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल देन इट्स रेडियस, उसका रेडियस क्या होगा? तो भाई साहब ये कहना चाहते हैं कि अगर किसी सर्कल का एरिया और सर्कमफ्रेंस दोनों इक्वल हो जाए, तो आप समझें एरिया और सर्कमफ्रेंस अगर इक्वल करना हो, एरिया और एरिया, एरिया इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस अगर मुझे करना हुआ, तो इनके फॉर्मूले को इक्वल कर देंगे। सही है। एरिया आ गया सर पाई आर स्क्वायर, और ये आ गया आपका 2 पाई आर। सर पाई से पाई तो कट गया, और एक रेडियस से इसका एक रेडियस भी कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1 आर, तो आर इज इक्वल टू यहाँ क्या बच गया 2, तो रेडियस आ गया आपका 2। इसे इंपॉर्टेंट इधर याद रखना। जब जब सर्कल का एरिया और सर्कमफ्रेंस दोनों इक्वल हो जाएंगे तो उस केस में आपका रेडियस आ जाएगा 2, ठीक है, क्लियर? ओके सर, डन सर। ये तो बहुत छोटी सी बात थी, ठीक है। अब इसमें अगर मैं तुम्हें कुछ और काम के पॉइंट्स नोट्स वगैरह लिखवा दूं, तो एक कंसेप्ट लिखवाना चाहूंगा मैं, ध्यान से देखना। सर कौन सा कंसेप्ट है ये? जैसे मान लीजिए कि मैंने एक सर्कल लिया, ये एक छोटा सर्कल है, ठीक है। अब हमने क्या किया, एक बड़ा सर्कल लिया है यहाँ पे। अब इसकी बारी, इसको हम थोड़ा सा से एनलार्ज कर देंगे, ठीक। ये 2 सर्कल लिए हमने। ओके सर, डन। और उसके बाद क्या हुआ, अब एक सर्कल मैं और बनाऊंगा यहाँ पे, ठीक है, एक सर्कल मैं और बना रहा हूँ, और लेकिन इस सर्कल को हम और बड़ा रखेंगे, इससे ही बड़ा रखेंगे। सर आप क्या करना चाह रहे हो? देखो मैं आपको तो अभी समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है, क्लियर? ओके सर, डन। अब थोड़ी देर के लिए आप मान लीजिए कि इस वाले सर्कल का जो ये रेडियस है, ठीक है, ये रेडियस दे दिया हमने, ठीक है। फिर इसी का रेडियस हमने एक यहाँ पे ऐसे रख दिया, जो कि कुछ ऐसे बन रहा है, डन। इसको हम ऐसे बना देंगे, और एक रेडियस हम इसको यहाँ पे भी लेके आ जाते हैं, जो कि कुछ ऐसे बनेगा, यहाँ था, क्लियर? 3 रेडियस हमने बना दी। मान लो क्या मानना है कि इसका जो रेडियस है वो है R1, इसका जो रेडियस है वो है R2, ठीक है, देखते रहना। और इसके रेडियस को हम क्या देते हैं? R, सिर्फ R कह देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन अगर तुमसे ऐसा बोले, ठीक है, कि अगर तुम्हें 2 सर्कल का रेडियस बता दिया कि एक सर्कल है जिसका रेडियस दे रखा है आपको 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, एक सर्कल है जिसका रेडियस दे दिया आपको 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। तो बोला गया कि अगर इन दोनों के एरिया को जोड़ दिया जाए, तो जो दूसरा सर्कल बने, क्योंकि दोनों के एरिया को अगर मैं मिला दूं तो एक बड़ा सर्कल बन जाएगा, तो उस बड़े वाले सर्कल का एरिया क्या, रेडियस क्या है? क्वेश्चन समझ में आया? ध्यान से फिर से बता रहा हूँ मैं, फिर से समझा रहा हूं मैं। देखो, इफ
इफ एरियाज ऑफ टू है ना, इफ सम ऑफ एरियाज ऑफ टू सर्कल्स इज इक्वल टू थर्ड सर्कल है ना, इट इज इक्वल टू एरिया ऑफ थर्ड सर्कल, देन फाइंड इट्स रेडियस। ये आप कैसे करोगे? ठीक, तो ध्यान रखना, इसके लिए आपको एक सिंपल लॉजिक इस्तेमाल करना है। पहले वाले का एरिया क्या आ जाएगा सर? पाई R1 का स्क्वायर, पाई R1 का स्क्वायर प्लस इसका एरिया क्या आ जाएगा? पाई R2 का स्क्वायर। अगर इन दोनों को जोड़ दूं तो तीसरे वाले के एरिया के इक्वल आ रहा है, यानी पाई R3 का स्क्वायर। सॉरी R3 तो नहीं ना, केवल R रखा है मैंने, तो पाई R का स्क्वायर कर लिया। डन। अब अगर आप देख पाओ तो मैं पाई कॉमन ले सकता हूं दोनों में, तो यहाँ पे मैंने पाई को ले लिया कॉमन, तो ये क्या आ गया आपके पास? ये आ गया R1 का स्क्वायर, R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर इज इक्वल टू पाई R स्क्वायर। अब अगले ही लाइन में तुम्हें समझ में आ गया होगा, हाँ सर अब पाई से पाई तो मैं उड़ा दूंगा। तो फाइनल रिजल्ट क्या मिला मेरे पास? फाइनल रिजल्ट मेरे पास आ रहा है R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर। ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ठीक है, ये तो एरिया के लिए हो गया। अब अगर एरिया की जगह मान लो तुम्हें ये बोला होता कि इस सर्कल का सर्कमफेरेंस और इस सर्कल का सर्कमफेरेंस दोनों को मिला के ऐड किया गया हमने, तो जो एक नया बड़ा सर्कल बनेगा उसका रेडियस क्या होगा? जैसे इसका रेडियस दिया है तुम्हें R1 और इसका रेडियस दिया है R2, और दोनों के रेडियस को हम दोनों सर्कल के सर्कमफेरेंस को मिला के एक बड़ा सर्कल बनाया हमने, तो बड़े वाले सर्कल का रेडियस क्या आएगा? तो उसमें क्या करोगे आप? उसमें बस सेम लॉजिक, पहले वाले का सर्कमफेरेंस यानी 2 पाई R1 प्लस 2 पाई R2 और इज इक्वल टू बड़े वाले इसका सर्कमफेरेंस यानी आ जाएगा 2 पाई R। अब सब में से आप एक काम कीजिए, 2 पाई ले लीजिए कॉमन, तो ये आ जाएगा R1 प्लस R2 और यहाँ पे आ जाएगा आपका 2 पाई R। अब देखते ही देखते वे 2 से 2 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, तो फाइनली मिला क्या? हमें मिल जाएगा R1 प्लस R2 इज इक्वल टू R। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ, इन्हें ध्यान रखना। ठीक है, ये हालांकि पहले तो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते थे, अब तो ये बोर्ड एग्जाम में बहुत टाइम से पूछे नहीं गए, बट स्टिल अगर आ जाता है, चांसेस भी बहुत कम है, ऐसा जरूरी नहीं कि आएगा, चांसेस बहुत कम है इसके, क्योंकि नहीं पूछा जा रहा। बट ये इंपॉर्टेंट था एक लॉजिक समझने के लिए कि दो सर्कल के एरिया को जोड़कर करना, तीसरा सर्कल बनाऊं तो उसका रेडियस क्या आएगा। क्लियर? तो अब जरा क्वेश्चन एक ये करना कि अगर एक सर्कल जिसका एरिया है रेडियस है 6 सेंटीमीटर और दूसरा सर्कल जिसका रेडियस है 8 सेंटीमीटर, अगर मैं दोनों के एरिया को जोड़ के बनाऊंगा तो जो बड़ा सर्कल बनेगा इसका रेडियस कितना आएगा? कमेंट करके इसका आंसर मिल सकता है। डन। चलो, और एक काम करो, सर्कमफेरेंस में भी अप्लाई कर दो आप कि अगर इन दोनों के सर्कमफेरेंस को मिला के मैं इसका सर्कमफेरेंस बनाता हूँ तो ये इसका रेडियस कितना आएगा? इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताएं। ठीक है सर, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अपन, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जब हम आगे बढ़ेंगे तो अगला टॉपिक कवर करेंगे, लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है सर? लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है? तो फटाफट से मैं आपको बताता हूँ कि लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है। जैसे ये बना दी मैंने सर्कल, अब सर्कल में बना रहा हूँ यहाँ पे रेडियस। ठीक, ये हो गया अपना रेडियस। अब ऐसा ही एक रेडियस मैं और बनाऊंगा, एकदम नया नया, तो एक रेडियस हम और बना रहे हैं यहाँ से, ये हो गया कुछ ऐसे। अब हमें मालूम है कि सर लेंथ ऑफ आर्क तो सर इसी को बोलते हैं, कहते तो इसी को हैं, अब आगे देख लो आप। अच्छा, ये सेंटर है आपका, यहाँ पे कोई एंगल बन रहा होगा, थीटा कह लेंगे उसको। ये रेडियस है, इसे कह दिया हमने ए, इसे कह दिया हमने बी, और बीच में कोई छोटा सा पॉइंट ले लेंगे जिसे हम कह देते हैं यहाँ पे पी। ठीक, तो ये जो लेंथ है ना ए पी बी, इस लेंथ को हम लेंथ ऑफ आर्क बोलेंगे, और ये लेंथ हमें निकालनी है। तो इसको हम निकालते हैं बाय रेशियो एंड प्रोपोर्शनल वाला मेथड, याद है? आपने रेशियो एंड प्रोपोर्शनल वाले चैप्टर में पढ़ा होगा। आपको पता होगा जब टोटल एंगल 360 हुआ करता था, कितना? 360। तो 360 यानी कंप्लीट सर्कल का जो आपका लेंथ आता है वो होता है 2 पाई आर। तो आपको बताना है सर, आपको बताना है कि अगर एंगल सिर्फ थीटा डिग्री हो जाए तो उसका जो लेंथ है वो क्या है। याद है? मैंने नोटेशन में लिख दिया कि अगर कंप्लीट 360 डिग्री का है ना, 360 यानी पूरे सर्कल की लेंथ अगर 2 पाई आर है तो थीटा की लेंथ जो है वो क्या आ जाएगी, उसको मैंने एल कह दिया। अब यहाँ से वापस सॉल्व करो, याद है सॉल्व करने का तरीका? 8th क्लास में आता है चैप्टर। क्या करते हैं? प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स यानी बाहर वालों का प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म्स। अरे सॉल्व करते हैं हम, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म्स। तो यहाँ से मैं करूंगा 360 इंटू क्या आ जाएगा एल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा सर 2 पाई आर मल्टीप्लाई होगा थीटा से। तो यहाँ से एल इज इक्वल टू मिल जाएगा आपको 2 पाई आर थीटा डिवाइड बाई 360, और देखो ये कट जाएगा, ये आ जाएगा आपको 180, फाइनली हमें मिल जाएगा पाई आर थीटा डिवाइड बाई 180। तो ये हो गया आपका लेंथ ऑफ आर्क निकालने का फॉर्मूला। क्लियर है क्या?
ध्यान रखना, ठीक है? तो लेंथ ऑफ आर्क हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। अच्छा सर, अगर मान लो लेंथ ऑफ आर्क मुझे ये तो सर माइनर हो गया, माइनर आर्क निकाला हमने। अगर मुझे मेजर आर्क निकालना होगा सर, तब मैं क्या करूँगा? मेजर आर्क का मुझे लेंथ निकालना है, तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ? देखो, मेजर आर्क का लेंथ निकालना ही बड़ा आसान है। क्या करना है आपको? अगर यहाँ पे थीटा डिग्री है, तो आप एंगल लो ना, बाहर वाला एंगल ले लो। जब बाहर वाला एंगल लोगे, तो बाहर वाला आपको लेंथ मिल जाएगा। अब मान लो यहाँ पे 60 डिग्री है, टोटल 360 का होता है, तो बाहर कितना हो जाएगा? बाहर हो जाएगा 300। तो आपको इसी फ़ॉर्मूले में बस एंगल की जगह 300 रख दो, आपके बाहर वाले का लेंथ आ जाएगा। बात समझ में आ गई क्या? ठीक है, तो उसे आप कह सकते हैं मेजर आर्क। अब अगेन एक छोटी-सी बात रखना, अगर आपको यहाँ पे अगर आप ऐड करते हो माइनर आर्क प्लस मेजर आर्क, तो अगर आप माइनर और मेजर दोनों को ऐड कर दोगे, तो आपको क्या मिल जाएगा? आपको मिल जाएगा सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। क्लियर है क्या? ठीक है, ध्यान रखना इन चीज़ों का। चलिए, बहुत बढ़िया। ओके सर, अब इसी के साथ में मैं आपको एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन और डिलीवर करनी है, ठीक है? ये सेक्टर वाला पार्ट आपका कंप्लीट होता है। ये फॉर्मूला ज़रा ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ, उसको ज़रा ध्यान रखना, क्योंकि आगे अगले स्लाइड में इसका यूज़ करने वाला हूँ। सर हमने क्या पढ़ा यहाँ पे? सर हमने यहाँ पे पढ़ा कि एरिया ऑफ क्या था ये? एरिया तो नहीं पढ़ा हमने सर, फॉर्म में लिख दिया आप खाली। कोई बात नहीं, फॉर्म में मिटा भी देते हैं। हमने एरिया नहीं पढ़ा, हमने पढ़ा लेंथ ऑफ आर्क। तो एक बड़ी अच्छी-सी मैं हैंडराइटिंग बनाने की कोशिश करूँगा। डन? ओके, तो लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू पाई आर थीटा डिवाइड बाई 180। तो ये आपका काम खत्म हुआ। इसको ऐसे सजा लो, है ना? ये हो गया इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, ठीक है? लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू पाई आर थीटा बाई 180। नेक्स्ट टॉपिक, द नेक्स्ट टॉपिक इज एरिया ऑफ सेक्टर। ओहो, सेक्टर का एरिया है। सेक्टर का एरिया तो सर हम बचपन में पढ़े थे। सेक्टर पढ़े थे, एरिया निकालना नहीं सीखे थे। तो आ जाओ, मैं तुम्हें एरिया निकालना सिखाता हूँ कि सेक्टर का एरिया कैसे निकाला जाता है बबुआ। तो देखो सर, सेक्टर का एरिया अगर तुम्हें निकालना है ना, तो तुम्हें करनी पड़ेगी पढ़ाई। कौन सी पढ़ाई? सर याद है रेशियो प्रोपोर्शन जो हमने अब सीखा था? फिर वही लॉजिक लगेगा। देखो कैसे हो गई। सेंटर है, ओ रख दिया, रेडियस है, रख दिया, ठीक है? अब मुझे निकालना सेक्टर का एरिया। अब बेसिकली सेक्टर का एरिया मतलब ये पूरा पोर्शन कैलकुलेट करना है हमें। तो ये कैसे होगा? ठीक है, बहुत आसान लॉजिक लगाऊंगा मैं, ध्यानपूर्वक देखते रहिएगा सभी लोग। यात्रीगण कृपया ध्यान दें। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला डिराइव करने जा रहा हूं मैं। तो आपको अगेन सेम कंसेप्ट के साथ टोटल 360 डिग्री यानी कंप्लीट सर्कल का एरिया जो है वो पाई आर स्क्वायर था। याद है ना? तो सर आप बता दो कि अगर थीटा डिग्री हो, यहाँ पे क्या है? थीटा एंगल हो, तो थीटा एंगल के लिए इसका जो एरिया है वो क्या आएगा? लेट्स से उसको हमने एरिया कह दिया, क्या आएगा? तो रूल तो वही है सर, है ना? क्या रूल है सर अपना? हमारा रूल ये है कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म्स, यानी 360 टाइम्स ऑफ एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर थीटा। सो यहाँ से मिल जाएगा आपको कि एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 360। समझे? तो ये हो गया आपका फाइनल, ये हो गया तुम्हारा फाइनल एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला। अब एरिया ऑफ सेक्टर के फॉर्मूले का एक और स्वरूप मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, एक और स्वरूप। इसके लिए क्या याद होना चाहिए सर? मैंने आपको कहा था याद रखना, क्या? लेंथ ऑफ आर का फॉर्मूला याद है? लेंथ ऑफ आर का फॉर्मूला क्या था? एल इज इक्वल टू सर होता है पाई आर थीटा डिवाइड बाई 180। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था, इसको याद रखो। अब देखो कैसे यूज करेंगे। इन दोनों फॉर्मूले में बहुत कुछ चीजें सेम है, नजर आ रही होगी आपको, एकदम सेम टू सेम। तो क्या करेंगे हम? एरिया ऑफ सेक्टर हम लिख रहे हैं यहाँ पे सर। एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 360। तो सर एक काम करते हैं, इस एरिया ऑफ सेक्टर को पाई रहने दो, रेडियस का स्क्वायर, तो एक आर यहाँ रखो, थीटा यहाँ रख दो, एक आर को मैंने अलग कर दिया इंटू में, ठीक है? अपॉन में 360 है, तो इसको मैं कर देता हूँ 180 और इंटू 2 कर देता हूँ, इंटू। समझे? अच्छा, जैसे ही अगर तुम गौर फरमाओगे तो तुम्हें रियलाइज होगा, अरे ये तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला लिखा हुआ है, सेम टू सेम है वैसा। मतलब सर इसको मैं लेंथ ऑफ आर्क लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हो। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा कि एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क इंटू रेडियस एंड डिवाइड बाई 2। इसे हम कहते हैं LR/2। LR/2 बहुत प्लस है ना, किताब कुछ इसे ऐसे भी लिखा था, 1/2 को आगे कर देते हैं, इंटू LR कर देते हैं, हाफ LR, ठीक है? मैं तो LR/2 कहना प्रेफर करूंगा, आपको वही सलाह दूंगा, ठीक है? तो एरिया ऑफ सेक्टर का एक और नया फॉर्मूला, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है सर? LR/2।
L इंटू आर डिवाइड बाई 2। ध्यान रखना, बहुत 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 इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्लियर? चलो ये मिटा दूँ क्या मैं? इसको मैंने हल्का सा से मिटा दिया, तो इसको मैंने मिटाने की कोशिश, मैंने बहुत कुछ मिटा दिया वैसे तो, कोई बात नहीं। एरिया ऑफ सेक्टर डन। अच्छा अच्छा, अब एक और चीज़, इसके अंदर एक स्पेशल केस समझा दूँ आपको, है ना? स्पेशल केस, स्पेशल केस। सर ये स्पेशल केस क्या होता है? देखो स्पेशल केस क्या होता है, इसमें आपको एक वर्ड सुनने के लिए मिलेगा। सिर्फ कौन-सा वर्ड सुनने के लिए मिलेगा? 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, इसको ऐसे कर दो, बन गया 90। अब एक और 90 डिग्री वाला एंगल हम यहाँ से बनाएँगे ऐसे, ठीक है? ये भी हो गया आपका, देखो। जब भी मैंने ऐसे जब मैंने बनाया, तो आप देख पाओगे ये 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड हुआ है, चारों इक्वल पार्ट में, 2 डायमीटर बनाए मैंने, 2 डायमीटर बनाए। लेट्स से कि मैंने इसे कह दिया ए, ये हो गया अपना बी, ये हो गया अपना सी और ये हो गया डी। तो ये टोटल 360 डिग्री 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड हुआ, तो 4 इक्वल पार्ट में तो कितना हो जाएगा? 90, 90 और 90। तो ये जो पार्ट तुम्हारे सामने बन के आ रहा है ना? ये जो पार्ट जो कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक? इसको यहाँ तक अपन कर देते हैं, इसको ऐसा कर देते हैं और इसको ऐसा कर देते हैं। तो ये जो पार्ट है ना, जो तुम्हें इस शेप में नज़र आ रहा है, गंदा हो गया ये तो, छी, 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 छी। हाँ, अब सही है, ठीक है। इसे कुछ ऐसा, अरे यार! चलो अब इतना ही छोड़ देते हैं, ज़्यादा ज़्यादा मगजमारी नहीं करेंगे, ठीक है? ये हो गया। तो ये जो बन गया है इसे हम एरिया ऑफ सेक्टर कहते हैं, क्या कहते हैं? सेक्टर। सेक्टर तो हम कहते हैं, ये बात तो पता ही था। सेक्टर तो यहीं से दिख रहा है, सेक्टर कहते हैं। जब यहाँ पे एंगल 90 डिग्री हो जाए, एंगल कितना हो जाए? 90 डिग्री। अगर किसी सेक्टर का एरिया 90 डिग्री बन जाए, तो ये जो शेप होता है, सेक्टर तो होगा ही, इसे हम क्वाड्रेंट भी कहते हैं, क्वाड्रेंट। याद है? वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा था, ग्राफ वाला पार्ट, है ना? फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट पढ़ा होगा आपने, थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है? ये हो गया आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। तो वैसे ही ये क्वाड्रेंट होता है, हर एक पार्ट को हम क्वाड्रेंट कहेंगे। अच्छा, तो सर ये क्वाड्रेंट हम कब कहेंगे? जब एंगल, ध्यान रहे, इफ थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, देन ओनली आप उसे क्वाड्रेंट कह सकते हैं। तो किताब में ध्यान रखना, जब भी सवाल अगर पूछा जाए, अगर क्वेश्चन में कभी ऐसा मेंशन हो कि क्वाड्रेंट है, तो उस केस में तुम्हें एंगल दिया नहीं होगा, तुम्हें खुद समझना पड़ेगा कि एंगल 90 डिग्री है। समझे? अगर क्वाड्रेंट है तो एंगल 90 होगा ही होगा। क्लियर सर? ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, इसका एक और तरीके से मैं आपको समझा सकता हूँ, है ना? एक और तरीके से समझा सकता हूँ और आप ये ध्यान से देखना, एंगल 90 हो गया। अगर आप इसमें एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगाते हो, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला आप यूज़ करते हो, तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा। थीटा तुमने रख दिया कितना? 90 अपॉन रखोगे 360। देखो 9 1 जा 9 4 दे तो पूरा कट जाएगा, अपॉन में आ गया 4, यानी कितना आ गया? पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 4। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालने का ये फॉर्मूला होगा। एक लॉजिक इसमें ये भी स्टैंड करता है, एकदम सेम टू सेम ही आएगा, ठीक है? लॉजिक क्या है इसमें कि आप देखो तो पूरा सर्कल 4 हिस्से में डिवाइड हो रहा है। तो आप डायरेक्टली अगर एरिया ऑफ सर्कल को पाई आर स्क्वायर को 4 से डिवाइड करो, तब भी तो आपका ये आंसर आ जाएगा। देखो दोनों केस में आंसर सेम आया। दिस इज अ स्पेशल केस ऑफ सेक्टर, जब एंगल 90 डिग्री हो तो हम इसे क्वाड्रेंट कहते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलो एक सवाल कर लेते हैं। द लेंथ ऑफ अ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, द एरिया ऑफ द मिनट हैंड इन 15 मिनट्स। अब ये ध्यान से देखो, देखो गुरु तुम्हें ये अच्छे से समझ आना चाहिए। चलो, अब यहाँ पे समझने के लिए हम क्या करेंगे सर? यहाँ पे समझने के लिए हम लगाएंगे दिमाग। दिमाग क्या लगाना है? यहाँ पे लिख दो 12, यहाँ पे लिख दो 6, यहाँ पे लिख दो 3 और यहाँ पे लिख दो 9। तो ये कितना आ जाएगा सर? 1 और ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा आपका 4, ये हो जाएगा 5, 7, 8, 10, 11। ओके सर, डन। सेंटर में हमने यहाँ पे बना दिया एक आपका सेंटर, और सेंटर से हम बना दिए यहाँ पे कैसे लाइन। ये लाइन क्यों नहीं बनी? ये लाइन क्यों नहीं बनी? आजकल ये गद्दारी कर दे रहा है। चलो बना लिया, ये तो मैंने बना दिया सर। अब क्या करना? अब ऐसा ही एक लाइन, ऐसा ही एक लाइन आप और बना दो, ये कुछ ऐसा जा रहा, ठीक। अब देखो आप ध्यान से, आपको क्या बोला? द लेंथ ऑफ अ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। तो ये आपका मिनट हैंड क्लॉक है। आप मान लीजिए, मान के लीजिए आपका दिया हुआ है कि ये 14 सेंटीमीटर। तो अगर मैं ढंग से आपको समझाऊँ, तो यही तो मिनट हैंड क्लॉक पूरा नाच-नाच के वो कंप्लीट होता है। तो ये क्या हो गया? ये हो गया आपका सर्कल और ये हो गया उसका रेडियस। अब बात ये है कि एंगल कैसे निकालोगे? अब जो समझो, अगर कंप्लीट सर्कल 12 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो, कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड हो? 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो, 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो। तो एक-एक पार्ट का एरिया कितना, एक-एक पार्ट में कितने एंगल बनेंगे? ध्यान रखो, एक-एक पार्ट में कितने एंगल बनेंगे? तो आई एम टॉकिंग अबाउट, चलो हम 12 से 1 की बात करें। तो आप अगर ध्यान से देखो, तो 12 से 1 पे जब मिनट हैंड आता है, तो 5 मिनट काउंट करते हैं घड़ी में, 5 मिनट होता है, ठीक है?
तो टोटल अगर एंगल 360 डिग्री का है, 360 का है और उसे अगर मैं 12 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दूँ, तो सर मेरा आंसर तो 30 डिग्री आ जाएगा। बिल्कुल सही। यानी हर एक 5 मिनट में हर एक 5 मिनट में एंगल हो जाएगा आपका 30 डिग्री। तो ये भी कितना हो गया सर 30 डिग्री और ये भी कितना हो गया सर 30 डिग्री। यानी 5 मिनट में 30, 10 मिनट में कितना हो जाएगा 60 और 15 मिनट में हो जाएगा 90। तो यहाँ कितना बोला द लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया सर्व्ड बाय अ मिनट हैंड इन 15 मिनट्स। 15 मिनट में कितना जाएगा? समझे? तो 15 मिनट में कितना जाएगा ये बात आपको समझना है, ठीक है? तो हम क्या करेंगे 15 5 5 जोड़ देंगे तो 30 कितना आ गया 90 डिग्री आ गया। यहाँ पे आपको एंगल 90 मिल जाएगा। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है सर ध्यान रखना अगर आपको दिख रहा है कि 5 मिनट में 30 डिग्री बन रहा है, तो सर 1 मिनट में कितना बनेगा? दोनों साइड 5 से डिवाइड कर दो। दोनों साइड 5 से डिवाइड करो तो 5/5 कितना आ गया 1 मिनट। तो सर 1 मिनट में ये दिख रहा है 5 6 जा 1 मिनट में 6 डिग्री एरिया है ना 6 डिग्री एरिया स्वेप्ट करेगा ध्यान रखना। 6 डिग्री एंगल बनेगा 6 डिग्री एरिया में 6 डिग्री एंगल बनेगा 1 मिनट में। ये चीज़ मिनट हैंड क्लॉक के लिए किसके लिए? मिनट हैंड क्लॉक के लिए। फिलहाल हम कम बैक करते हैं अपना क्वेश्चन पे। एक क्वेश्चन भी हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ सेक्टर का। तो हमारे पास क्वेश्चन में दिया है सर कि 15 मिनट में कितना एरिया स्वेप्ट करेगा वो हमें निकालना है। जरा सोचो 15 मिनट में। तो एरिया ऑफ सेक्टर निकालना मुझे हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360। सर पाई को तो मैं रखूँगा 22 अपॉन में 7 इंटू रेडियस का स्क्वायर दैट इज़ 14 इंटू 14 इंटू थीटा बाई 15। 15 मिनट में तो क्या 30 90 हो जाएगा तो एंगल यहाँ पे आ जाएगा आपका 90 एंड डिवाइड बाय हो जाएगा 360। देखो ये कट गया कितना आ गया 4 आ गया। 7 1 जा 7 2 जा कट गया यहाँ पे 2 आ गया। अब 2 1 जा 2 2 जा ये भी कट गया। अब ये वाले 2 से मैं इसको काट दूँ कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। अब 7 इंटू 22 कर लो आपका आंसर आ गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना एरिया स्वेप्ट करेगा ये। नहीं समझ में आया एक बार ध्यान से थोड़ा-सा बैक लेके दोबारा देखिए, ठीक है? समझ आ जाएगा अच्छे से। तो एरिया है ना आप लास्ट में लिख सकते हैं देयरफॉर एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड क्लॉक एरिया स्वेप्ट बाय स्वेप्ट बाय मिनट हैंड क्लॉक मिनट हैंड क्लॉक मिनट हैंड क्लॉक इन 15 मिनट्स इज़ 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। काम खत्म। अब आपका सवाल खत्म नहीं हुआ है, क्या बोला है? ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस टू बी स्वेप्ट टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन। अब आपको बताना है यहाँ तक तो आ गया है, कितना डिस्टेंस चलना है उसको मतलब यहाँ से अगर मैं काउंट करूँ, तो आपको बताना है कितना दूरी ये चलेगा, तो यहाँ से लेके 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन यहाँ पे होगा। मतलब आपको ये लेंथ निकालना है। अगर आप ध्यान से देखो तो क्या इसी को हम लोग लेंथ ऑफ आर्क कहते हैं। ये हो जाएगा आपका मेजर आर्क, तो मेजर आर्क निकालना है। अब एक बात और समझे, अगर 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 यहाँ पे अंदर में यहाँ पे जो एंगल है वो 360 का बन रहा है, कितने का 360 डिग्री का और अगर अंदर 90 हो जाए, तो बाहर कितना आएगा 270 बाहर कितना हो जाएगा 270। तो बस आपको एंगल 270 दे देना, आपको ये आ जाएगा। लेंथ ऑफ आर्क भी आपको यहाँ से निकालना होगा। तो अब हम निकालेंगे यहाँ पे लेंथ ऑफ आर्क। तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला हो जाता है सर पाई आर थीटा डिवाइड बाई 180। तो पाई की जगह रखो 22/7, रेडियस रख दो यहाँ पे 14 और थीटा आ जाएगा 270 और अपॉन में आ जाएगा तुम्हारा 180। 90 टू जा दिख रहा है, अगर ना आ रहा हो टेबल तो चलो 0 0 काट दो। 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, क्लियर है क्या? अच्छा 7 1 जा 7 2 जा ये क्लियर है क्या? फिर ये 2 से ये वाला 2 कट गया खत्म। क्या बचा 3 इंटू 22 और 3 इंटू 22 कितना होता है 66। मतलब 66 सेंटीमीटर अभी मिनट हैंड क्लॉक को और चलना है कंप्लीट एक रिवॉल्यूशन करने। सवाल समझ में आ गया? एक ही सवाल के अंदर आपने एरिया ऑफ सेक्टर भी निकाल लिया और आपने लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला भी यूज कर लिया। ये आपके स्टैंडर्ड मैथ्स गुजरात बोर्ड 2023 का सवाल है। ऐसे और बहुत से क्वेश्चन हम करेंगे आने वाले लेक्चर्स में। डन। चलो तो इसके बाद हमारे पास लास्ट है। लास्ट क्या है? एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ सेगमेंट का होता है देखो, एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने के लिए पहले तो आप पहले समझो सेगमेंट होता क्या है। ये सर्कल है। अगर मैं सर्कल में एक कॉर्ड बना दूं, मैंने बताया था अभी है ना, तो इसमें जो दो पार्ट दो सेक्शन बन रहे हैं इसको हम मेजर सेगमेंट इसको हम माइनर सेगमेंट कहते हैं। तो सर इसको हम कहेंगे आपका माइनर सेगमेंट। लेकिन इसका एरिया निकालेंगे कैसे? तो हुआ ये कि हमने सेंटर से एक रेडियस ऐसे ज्वाइन किया और सेंटर से हमने एक रेडियस इसको ऐसे ही इस साइड भी ज्वाइन किया। ठीक है सर कर दिया। अब इसके बाद अगर ध्यान से सोचो आप, ये जो कंप्लीट पार्ट बन रहा है, ठीक है, ये जो कंप्लीट पार्ट बन रहा है इसे हम क्या कहते हैं? ये है आपका एरिया ऑफ सेक्टर। क्या है? एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है। अब अगर इस एरिया ऑफ सेक्टर में से अगर मैं ये वाला पार्ट पूरी तरह से हटा दूं, कौन सा पार्ट हटा दूं सर? देखो ये वाला पार्ट।
जिसको मैं अभी हाइलाइट कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं ये पार्ट हटा दूँ जो कि ट्रायंगल शेप का है, तो मेरे पास जो हिस्सा बचेगा, क्या वो हिस्सा ये होगा? ध्यान से देखो, और यही तो मुझे चाहिए। तो मुझे सेक्टर में से ऊपर वाला ट्रायंगल माइनस कर देना है। सेक्टर में से ऊपर वाला ट्रायंगल माइनस कर देना है। ये कैसे कर पाएँगे हम? देखो, सेक्टर में से ऊपर वाला ट्रायंगल को माइनस करने के लिए आप लिखो, है ना? कि एरिया ऑफ सेगमेंट इज़ इक्वल टू एरिया ऑफ, बोलो मेरे साथ, एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा सर? एरिया ऑफ, आज बहुत बहुत अच्छी हैंडराइटिंग आ रही है मेरी, पता नहीं कैसे। एरिया ऑफ क्या कह सकते हैं सर? सेक्टर माइनस, बोलते ही नज़र लग गई, नज़र लगा दी तुमने, है ना? एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, डन। एरिया ऑफ सेक्टर में से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दो और आपको जो है एरिया ऑफ सेगमेंट आ जाएगा। अब ये फॉर्मूला आपके एनसीईआरटी में गिवन है, इसके अलावा और कोई रास्ता आपके पास नहीं है। आपको ट्रायंगल का एरिया निकालना पड़ेगा। अब ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए आपको हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का यूज़ करना पड़ेगा, और हाफ इंटू बेस इंटू हाइट के लिए अगर आपको यहाँ परपेंडिकुलर दिया हुआ है, फिर तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अगर परपेंडिकुलर नहीं दिया तो फिर आपको दिक्कत होगी। देखो, अब इसमें कितने केसेस हो सकते हैं, मैं आपको वो समझाता हूँ, कितने केसेस अलग-अलग आएँगे। अब एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला तो बड़ा सरल है जी। आप लिख पाओगे पाई आर स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 360। लेकिन जो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल है ना, वो निकालना भारी पड़ेगा। हालाँकि एक डेरिवेशन के थ्रू, है ना, डेरिवेशन तो अब पॉसिबल नहीं है, ठीक है। आप ध्यान रखो, एरिया ऑफ सेक्टर का ये एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला हो जाता है आर स्क्वायर बाय 2 इंटू साइन थीटा। आर स्क्वायर बाय 2 इंटू साइन थीटा, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पे जो भी एंगल हो, उसमें साइन थीटा आप लगा दो, है ना, और आर स्क्वायर बाय 2 से मल्टीप्लाई करो और माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। समझे? लेकिन अब साइन थीटा से दिक्कत क्या आती है? एंगल जो है आपका वो 60 डिग्री होता है, ठीक है? एंगल जो है आपका 90 डिग्री भी होता है, और उसके बाद आपका एंगल जो है वो 120 डिग्री भी हो जाता है। तो स 90 डिग्री में कोई दिक्कत नहीं, क्यों नहीं है सर? क्योंकि 90 डिग्री में तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अगर ये 90 डिग्री फ़ॉर्म कर रहा है, तो आप ध्यान रखो यही उसका परपेंडिकुलर है और ये उसका बेस है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ही मेरा आंसर आ जाएगा। या फिर अगर मैं फॉर्मूला रखूँ तो देखो, साइन 90 कितना हो गया 1, और 1 से मल्टीप्लाई कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, आर स्क्वायर बाय 2 ही आ जाएगा। समझो, हाफ इंटू बेस इंटू अगर हाइट करोगे, आपका हाफ बेस भी इसका रेडियस है और हाइट भी इसका रेडियस है, तो क्या हो जाएगा आर इंटू आर, आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर अपॉन में 2, तो ये सही है। 90 डिग्री पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इन शॉर्ट मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जब एरिया ना इसके पीछे थीटा 90 हो, तो एरिया ऑफ सेगमेंट में आप फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या इस्तेमाल करेंगे आप? पाई आर स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 360 माइनस आर स्क्वायर बाय 2, सब 90 डिग्री पे। लेकिन अगर यहाँ पे 60 डिग्री हुआ, तब क्या करोगे? अगर ये 60 हुआ, तो ये दोनों साइड तो इक्वल है, मतलब ये दोनों एंगल भी इक्वल, तो 60-60 ये भी हो जाएँगे, मतलब बन गया इक्विलैटरल ट्रायंगल। और इक्विलैटरल ट्रायंगल के सारे एंगल 60-60-60 का हो जाएँगे। मतलब इसके सारे साइड भी इक्वल, मतलब जितना इसका रेडियस है वही हमारा साइड हो जाएगा, और एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल का हमें फॉर्मूला आता है। क्या होता है सर वो? ये रेडियस है ना, तो एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360 माइनस आर स्क्वायर बाय 2। आर स्क्वायर बाय 2 तो नहीं कह सकते, 3/2 याद है? √3/4 इंटू ए स्क्वायर, और ए क्या होता है आपका? ए क्या हो जाएगा आपका? रेडियस, साइड तो इसका रेडियस है ना, तो √3/4 इंटू रेडियस का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका आंसर। ध्यान रखना। और सेम अगर 120 डिग्री का निकालना हो, तो ये आपको दिक्कत दे देगा। 120 डिग्री, क्योंकि 120 डिग्री का ट्रायंगल आपने पढ़ा ही नहीं। फिर वहाँ पे आपको इस्तेमाल करनी पड़ेगी ट्रिग्नोमेट्री, जिसके आप पार्ट करेंगे यहाँ पे 60 और यहाँ पे आ जाएगा 60, और ट्रिग्नोमेट्री लगा के आपको सॉल्व करना होगा। हालाँकि मैं इसका भी एक शॉर्टकट आपको बता सकता हूँ, अगर यही सेम फॉर्मूला आप इसमें भी लगा दो, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। 60 डिग्री और 120 डिग्री में आपको यही फॉर्मूला लगा दो, तो आपका आंसर आ जाएगा। ध्यान रखना, 90 डिग्री में ये फॉर्मूला, ठीक है। लेकिन ऐसे आप बोर्ड एग्जाम में इस्तेमाल नहीं कर पाओगे, दिक्कत है। बोर्ड एग्जाम में आपको मार्क्स चाहिए, और मार्क्स के लिए आपको लंबा-चौड़ा लिखना पड़ेगा, आपको ट्रिग्नोमेट्री लगानी पड़ेगी। सर ट्रिग्नोमेट्री लगा के दिखा दो, अभी नहीं, नेक्स्ट लेक्चर में ना, क्योंकि लेक्चर ऑलरेडी बहुत लंबा हो रखा है। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम ये 120 की सेगमेंट वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एंड ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करके देखेंगे कि कैसे इसका एरिया निकाला जाता है। हाँ, मैं शॉर्टकट मेथड से भी आपको दिखा दूंगा कि कैसे वो 2 लाइन में आंसर आ रहा है, लेकिन आपको लॉन्ग वाली मेथड भी आपको सीखनी पड़ेगी। डन सो, चलिए, तो इसी के साथ में हम आज का लेक्चर जो है यहीं पे खत्म करेंगे, ठीक है। आई होप आपको जो है पूरी चीज़ समझ में आई होगी और आपने लेक्चर एंजॉय किया होगा। तो उस चीज़ों के नोट्स वगैरह बनाते रहें, रिवाइज़ करते रहें, एग्ज़ाम बहुत करीब है, ठीक है। तो आपको अब कोई समझाने नहीं आएगा, ज़रूरत पड़नी भी नहीं चाहिए किसी को समझाने की। सिचुएशन बहुत अगर वर्स्ट ना हो आपकी, ठीक है, तो फिर तो आपको करते ही रहना चाहिए, डेली करते रहना चाहिए, है ना। हालात चाहे जैसे भी रहें, हालात से देखो कोई फैक्टर बनता है नहीं,
बट स्टिल स्टूडेंट्स जो है कहते हैं कि हाँ सर ये थी, इसकी वजह से ये नहीं हो पाया, शादी में गया था, ये गया था। आप कुछ चीज़ें देखिए, एग्ज़ाम है, इम्पोर्टेंट है, पढ़ना है, ज़रूरी है। दैट्स इट। क्लियर सो? चलिए, तो इसी के साथ अपन खत्म करते हैं इसको, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, टिल दैट पढ़ाई करते हैं, ऑल द बेस्ट सभी को। बाय।